हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिक्शन वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली किताब अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 55। कैटलिन स्टार्क की नजरों से एक मां की वो यात्रा, जो अब सिर्फ अपने बेटे तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उत्तर और रिवरलैंड्स के भाग्य को बदलने की है। यहाँ आप देखेंगे कैसे युद्ध की बिसात पर तलवारों से पहले फैसले चलते हैं, और कैसे एक महिला राजनीति और खतरे के बीच अपने दिल और दिमाग से रास्ता बनाती है। तो चलिए लौटते हैं उस ठंडी, स्याह और बेचैन रात में, जहां मोएट कैलिन के खंडहरों के बीच किस्मत अपनी अगली चाल चलने वाली है। धुंध की चादर फैली हुई थी, दूर दूर तक कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस धुंध के बीच कैटलिन ने उन झंडों को देख ही लिया, सफेद झंडे जिनके बीच में एक काले धब्बे सा निशान था। और वो निशान कोई साधारण नहीं, बल्कि स्टार्क का डायरवुल्फ था, बर्फीले मैदान पर खिंचा हुआ ग्रे रंग का शिकारी। जैसे ही उसकी नजर ने इसे पहचाना, उसने अपने घोड़े की लगाम खींची, सिर झुका दिया और दिल में देवताओं का धन्यवाद किया। वो समय पर पहुंच गई थी। वे हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं, मेरी लेडी, सर वाइलिस मंडली ने कहा। जैसा मेरे पिता ने वादा किया था। तो फिर उन्हें और इंतजार न कराए, सर। ब्रिंडन टली ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और तेज रफ्तार से झंडों की ओर बढ़ गए। कैटलिन उनके साथ साथ बढ़ी। उनके पीछे वाइलिस और उनका भाई वेंडल अपने 1500 सैनिकों के साथ थे, 20 से ज्यादा नाइट्स, इतने ही स्क्वायर, 200 घुड़सवार भाले वाले, तलवारबाज और फ्री राइडर्स, और बाकी पैदल सैनिक, भाले, पाइक और त्रिशूल थामे हुए। व्हाइट हार्बर के लॉर्ड वाइमन मंडली पीछे रह गए थे, शहर की सुरक्षा देखने के लिए। लगभग 60 साल का वो आदमी इतना भारी भरकम हो चुका था कि घोड़े पर बैठना भी मुश्किल हो गया था। जब उसने कैटलिन का जहाज पर स्वागत किया था, तो हंसते हुए अपना पेट थपथपाकर बोला था, अगर मुझे पता होता कि जिंदगी में फिर से जंग देखने को मिलेगी, तो कुछ कम ईल मछलियां खाता। उसके हाथों की उंगलियां मोटे सॉसेज जैसी थी। मेरे बेटे तुम्हें तुम्हारे बेटे तक सही सलामत पहुंचा देंगे, बेफिक्र रहो। लेकिन ये बेटे दोनों ही उम्र में कैटलिन से बड़े थे, और दोनों का शरीर अपने पिता जैसा भारी भरकम। सर वाइलिस इतने मोटे थे कि थोड़ी सी और मोटाई के बाद शायद घोड़े पर चढ़ भी न पाते। कैटलिन को उनके घोड़े पर तरस आया। सर वेंडल, जो छोटा भाई था, अगर अपने पिता और भाई को न देख चुकी होती तो शायद उसे दुनिया का सबसे मोटा आदमी मान लेती। वाइलिस शांत और औपचारिक थे, वेंडल जोर जोर से बोलने वाले और हंसमुख। दोनों के पास बड़ी बड़ी मूंछें थी, सिर एकदम गंजे जैसे नवजात शिशु का, और कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं जिसमें खाने के दाग न हो। फिर भी कैटलिन को वो अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने उसे रॉब तक पहुंचा दिया था। और इस वक्त यही सबसे बड़ी बात थी। कैटलिन को खुशी हुई कि उसके बेटे ने चारों ओर, यहां तक कि पूरब की ओर भी चौकसी के लिए लोग भेज रखे थे। लेनिस्टर तो दक्षिण से आने वाले थे, लेकिन ये अच्छा था कि रॉब सावधानी बरत रहा था। मेरा बेटा एक सेना की अगुवाई कर रहा है, कैटलिन सोच रही थी। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल में डर था, रॉब के लिए और विंटरफेल के लिए, पर गर्व भी था। 1 साल पहले वो सिर्फ एक लड़का था, अब क्या बन गया है। रास्ते में मंदरली का सफेद मरमन वाला झंडा दिखा, हाथ में त्रिशूल थामे, नीलहरे समंदर से उभरता हुआ। उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करते हुए एक ऊंचे और सूखे मैदान पर कैंप के लिए जगह दिखाई गई। सर वाइलिस वहीं रुककर अपने सैनिकों और घोड़ों की देखभाल में लग गए, जबकि सर वेंडल, कैटलिन और ब्रिंडन टली के साथ आगे बढ़े। जमीन गीली और नरम थी, घोड़ों के नीचे धंसती जा रही थी। वो धुएं वाले पीट फायर, घोड़ों की कतारें और भारी भरकम अनाज गाड़ियों से होते हुए आगे बढ़े।
एक ऊंचे पथरीले टीले पर एक लॉर्ड का टेंट दिखा, जिस पर भूरा मूस बना था, हॉर्नवुड का झंडा। और फिर धुंध के बीच कैटलिन ने मोएट कैलिन की दीवारों और बुर्जों को देखा, या यूं कहो जो उनसे बचा था। काले पत्थरों के विशाल ब्लॉक बिखरे पड़े थे, जैसे किसी बच्चे ने अपने खिलौने के ब्लॉक्स उलट-पुलट कर दिए हों। लकड़ी का कीप 1000 साल पहले सड़गलकर मिट गया था। अब बस 3 टावर बचे थे, जहां कभी 20 होते थे। गेट हाउस टावर अभी भी मजबूत था। ड्रंकर्ड्स टावर ऐसे झुका था जैसे कोई नशे में आदमी उल्टी करने को हो। और चिल्ड्रंस टावर का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था, मानो किसी दैत्य ने उसे काटकर टुकड़े बिखेर दिए हों। सारे टावर काई से हरे हो चुके थे। एक टावर के बीच पत्थरों में पेड़ उग आया था, जिस पर सफेद घोस्टस्किन लटक रही थी। देवताओं की दया, ब्रिंडन ने कहा, यह है मोएट कैलिन। ये तो बस एक मौत का जाल है। कैटलिन ने बात पूरी की। उसने समझाया कि बाहर से टूटा फूटा लगने के बावजूद ये जगह लगभग अभेद्य है, क्योंकि दुश्मन को बीच से गुजरना पड़ता है। चारों तरफ दलदल, सांप, क्विकसैंड और काई से फिसलती दीवारें, और ऊपर से दूसरे टावरों के तीरंदाज। और हाँ, रात को उत्तर के प्रतिशोधी भूत, जो दक्षिणी खून के प्यासे हैं। आखिरकार गेट हाउस टावर पर रॉब का झंडा दिखा। कैटलिन वहां पहुंची और देखा उसका बेटा लॉर्ड्स के बीच बैठा, मानचित्र और कागजों पर नजर गड़ाए, रूज बोल्टन और ग्रेट जॉन अंबर से बातें करता हुआ। पहले तो उसने मां को नहीं देखा, पर ग्रे विंड ने देख लिया। उसकी सुनहरी आंखें मां की आंखों से मिली और माहौल चुप हो गया। मां, रॉब की आवाज भर्रा गई। कैटलिन का मन हुआ दौड़कर उसे गले लगा ले, लेकिन यहां सबके सामने वो उसका लड़कों वाला रूप नहीं तोड़ सकती थी। वो अब एक नेता था। बस उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमने दाढ़ी रख ली है। रॉब थोड़ा झेंप गया। हाँ, अच्छी लग रही है, मेरे भाई एडम्योर जैसी। एक एक कर लॉर्ड्स आकर उसका सम्मान करने लगे, और आखिर में थेन ग्रेजॉय उसके सामने घुटनों पर झुक गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको यहां देखूंगा, मेरी लेडी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहां आऊंगी, कैटलिन ने कहा, जब तक मैं व्हाइट हार्बर नहीं पहुंची थी। वहां लॉर्ड वाइमन ने बताया कि रॉब ने बैनर बुला लिए हैं। तुम उसके बेटे सर वेंडल को जानते हो। सर वेंडल मंडली ने जितना उसका भारी शरीर इजाजत देता, उतना झुककर प्रणाम किया। और यह है मेरे मामा सर ब्रिंडन टली, जिन्होंने मेरी बहन की सेवा छोड़कर अब मेरी सेवा में आने का निश्चय किया है। ब्लैकफिश, रॉब ने कहा, हमें आपके जैसे साहसी लोगों की जरूरत है, सर। और आप, सर वेंडल, आपका यहां होना मेरे लिए खुशी की बात है। क्या सर रॉड्रिक भी आपके साथ हैं, मां? मैंने उन्हें बहुत मिस किया है। सर रॉड्रिक व्हाइट हार्बर से उत्तर की ओर लौट रहे हैं। मैंने उन्हें विंटरफेल का कास्टेलन बनाया है और आदेश दिया है कि जब तक हम लौटें, वो उसे संभाले रखें। मिस्टर लुविन बुद्धिमान सलाहकार हैं, लेकिन युद्ध की कला में निपुण नहीं। इस बात की चिंता मत कीजिए, लेडी स्टार्क, ग्रेट जॉन ने अपनी गहरी आवाज में कहा। विंटरफेल सुरक्षित है। हम जल्द ही टाइविन लैनिस्टर के पिछवाड़े में तलवार घोंपेंगे, माफी चाहता हूं, और फिर रेड कीप की ओर बढ़ेंगे, नेड को आजाद कराने। मेरी लेडी, अगर इजाजत हो तो एक सवाल। रूस बोल्टन की आवाज धीमी थी, मगर उसमें ऐसी ठंडक थी कि बड़े बड़े आदमी भी चुप हो जाएं। उसकी आंखें अजीब सी फीकी थीं, लगभग बिना रंग की, और उसका चेहरा असहज कर देने वाला। सुना है कि आपने लॉर्ड टाइविन के बौने बेटे को कैद किया था। क्या उसे हमारे पास लाई? मैं कसम खाता हूं, ऐसा बंधक हमारे बहुत काम आ सकता है। कैटलिन को मानना पड़ा, मैंने टिरियन लैनिस्टर को पकड़ा था, पर अब नहीं है। यह सुनते ही हॉल में असंतोष की सरसराहट फैल गई। मुझे भी यह बात पसंद नहीं आई।
मेरे लॉर्ड्स, उसने कहा, पर देवताओं ने चाहा और मेरी मूर्ख बहन ने मदद की कि वो छूट जाए। वो जानती थी कि उसे अपनी बहन के बारे में इतनी खुलकर निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एरी से उसका विदा होना सुखद नहीं था। उसने रॉबर्ट को विंटरफेल ले जाकर कुछ साल पालने का प्रस्ताव रखा था, ताकि दूसरे बच्चों का साथ उसे अच्छा लगे। पर लाइसा का क्रोध भयावह था। बहन हो या नहीं, लाइसा ने कहा था, अगर तुमने मेरे बेटे को चुराने की कोशिश की तो तुम मून डोर से बाहर जाओगी। इसके बाद और कुछ कहने को बचा ही नहीं। लॉर्ड्स उसे और सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन कैटलिन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। इसके लिए समय मिलेगा, लेकिन मेरी यात्रा लंबी रही है। मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहती हूं। क्षमा करेंगे मेरे लॉर्ड्स। उन्हें कोई विकल्प दिए बिना उसने संकेत किया और लॉर्ड हॉर्नवुड के नेतृत्व में सारे बैनरमैन झुककर चले गए। और तुम भी, थिन, उसने जोड़ा, जब ग्रेजॉय रुका रहा। थिन ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बाहर निकल गया। मेज पर एले और चीज रखी थी। कैटलिन ने प्याला भरा, घूंट लिया और अपने बेटे को ध्यान से देखा। वो पहले से लंबा लग रहा था और हल्की सी दाढ़ी की रेखाएं उसे बड़ा दिखाती थी। एडम्यूर को 16 की उम्र में पहली बार दाढ़ी आई थी। मैं भी जल्द ही 16 का हो जाऊंगा, रॉब ने कहा। और अभी तुम 15 के हो। 15 साल का लड़का और सेना लेकर युद्ध में जा रहा है। क्या तुम समझते हो कि मैं क्यों डरती हूं, रॉब? रॉब का चेहरा जिद्दी हो गया। और कोई नहीं था। कोई नहीं, उसने दोहराया। अभी जो लोग यहां थे, रूस बोल्टन, रिकर्ड कारस्टार्क, गैलबार्ट और रोबर्ट ग्लोवर, ग्रेट जॉन, हिलमैन टालहार्ट, इनमें से किसी को भी कमान दे सकते थे। देवता गवाह हैं, तुम थिन को भी भेज सकते थे, हालांकि वो मेरी पसंद नहीं। वे स्टार्क नहीं हैं, उसने कहा। वे पुरुष हैं और युद्ध में अनुभवी। 1 साल पहले तक तुम लकड़ी की तलवार से खेल रहे थे। रॉब की आंखों में गुस्से की झलक आई, लेकिन पल भर में वह चला गया और वो फिर से एक लड़का बन गया। मुझे पता है, उसने शर्मिंदा होकर कहा। क्या आप मुझे वापस विंटरफेल भेज रही हैं? कैटलिन ने लंबी सांस ली। भेजना चाहिए था। तुम्हें कभी यहां आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब मैं नहीं भेज सकती। तुम बहुत दूर आ चुके हो। एक दिन ये सारे लॉर्ड्स तुम्हें अपने स्वामी के रूप में देखेंगे। अगर मैं तुम्हें ऐसे भेज दूं, जैसे बिना खाना खाए बच्चे को सोने भेजते हैं, तो वे याद रखेंगे और हंसेंगे। वह दिन आएगा जब तुम्हें उनका सम्मान चाहिए होगा, थोड़ा डर भी। और डर के लिए हंसी ज़हर है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी, चाहे जितना तुम्हें सुरक्षित रखना चाहूं। इसके लिए आपका धन्यवाद, मां, उसने कहा। उसके स्वर में औपचारिकता के नीचे साफ राहत झलक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छुआ। तुम मेरे पहले जन्म हो, रॉब। तुम्हें देखते ही वो दिन याद आ जाता है जब तुम इस दुनिया में आए थे, लाल चेहरे और जोर जोर से रोते हुए। रॉब उठ गया, उसकी छुअन से असहज होकर, और चूल्हे की ओर चला गया। ग्रे विंड ने उसके पैर से सिर रगड़ा। आपको पिता के बारे में पता है? हाँ, रॉबर्ट की अचानक मौत और नेड की गिरफ्तारी ने कैटलिन को अंदर तक डरा दिया था, लेकिन वो अपने बेटे के सामने यह डर नहीं दिखा सकती थी। लॉर्ड मंडली ने बताया जब मैं व्हाइट हार्बर उतरी। तुम्हें बहनों का कोई समाचार मिला? एक खत आया था, रॉब ने कहा, अपने डायर वुल्फ की ठुड्डी सहलाते हुए। एक आपके लिए भी था, लेकिन वो विंटरफेल में रह गया। यह वो है जो मुझे मिला था। रॉब ने कागज निकाला। कैटलिन ने उसे सीधा किया और पढ़ा। चिंता, फिर अविश्वास, फिर क्रोध और अंत में डर। उसके चेहरे पर सब उभर आया। यह सेर्सी का खत है, तुम्हारी बहन का नहीं, उसने कहा। सच्चा संदेश वही है
जो संसा ने नहीं लिखा। यह सब कि लैनिस्टर उसे कितनी दया और कोमलता से रख रहे हैं। मैं धमकी की फुसफुसाहट पहचानती हूं। उन्होंने संसा को बंधक बना लिया है। आर्या का कोई जिक्र नहीं है, रॉब ने उदास होकर कहा। नहीं, कैटलिन इस पर सोचने की हिम्मत अभी नहीं करना चाहती थी। काश अगर आपके पास अभी भी इंप होता तो हम बंधकों का आदान प्रदान कर सकते। रॉब ने खत मरोड़ा और साफ था कि यह पहली बार नहीं था। एरी से कोई खबर? मैंने मौसी लाइसा को लिखा था, मदद मांगी थी। क्या उन्होंने लॉर्ड एरिन के बैनर बुलाए हैं? बस एक को, और वो सबसे अच्छे, मेरे मामा को। पर ब्रिंडन ब्लैकफिश पहले एक टली है। मेरी बहन अपने ब्लडी गेट से बाहर नहीं आएगी। रॉब का चेहरा गिर गया। मां, अब हम क्या करेंगे? मैंने यह पूरी सेना इकट्ठी की, 18,000 आदमी, लेकिन मुझे यकीन नहीं। उसकी आंखें चमक उठीं और पल में वह गर्वीला जवान स्वामी नहीं, बल्कि एक 15 साल का लड़का बन गया जो अपनी मां से उत्तर चाहता था। यह कैटलिन को मंजूर नहीं था। तुम किससे डर रहे हो, रॉब? उसने नरमी से पूछा। मैं, उसने चेहरा फेर लिया, पहला आंसू छुपाने के लिए। अगर हम आगे बढ़े और जीत भी गए, लैनिस्टर के पास संसा और पिता है। वो उन्हें मार देंगे, है ना? वो हमें यही सोचने देना चाहते हैं। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता, रॉब। लेकिन जो मुझे पता है वो यह कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम किंग्स लैंडिंग जाकर निष्ठा की शपथ खाओगे तो कभी लौट नहीं पाओगे। अगर पीठ फेरकर विंटरफेल भाग जाओगे तो तुम्हारे लॉर्ड्स सम्मान खो देंगे, कुछ तो लैनिस्टर के साथ भी चले जाएंगे। तब रानी बिना डर के अपने बंदियों के साथ जैसा चाहेगी करेगी। हमारी सबसे बड़ी, शायद एकमात्र उम्मीद यही है कि तुम मैदान में दुश्मन को हरा सको। अगर तुम टाइविन या किंग्सलेयर को पकड़ पाओ तो बंधकों का आदान प्रदान मुमकिन हो सकता है, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो तुमसे डरे। जब तक यह डर है, नेड और तुम्हारी बहन सुरक्षित रहेंगे। सेर्सी इतनी समझदार है कि अगर लड़ाई उसके खिलाफ गई तो उसे शांति के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है। अगर लड़ाई उसके खिलाफ नहीं गई तो? रॉब ने पूछा। अगर वो हमारे खिलाफ गई तो? कैटलिन ने उसका हाथ थाम लिया। रॉब, मैं तुम्हें सच्चाई मीठी करके नहीं सुनाऊंगी। अगर तुम हार गए तो हम में से किसी के लिए भी कोई उम्मीद नहीं बचेगी। कहते हैं कि कैस्टली रॉक के दिल में सिर्फ पत्थर है। रेगार के बच्चों का हाल याद रखो। उसने उसके जवान आंखों में डर देखा, लेकिन उसमें ताकत भी थी। तो मैं हारूंगा ही नहीं, उसने कसम खाई। मुझे बताओ कि तुम्हें नदी के इलाकों में लड़ाई के बारे में क्या पता है, उसने कहा। उसे जानना था कि क्या वह सच में तैयार है। पखवाड़ा भर पहले गोल्डन टूथ के नीचे की पहाड़ियों में एक लड़ाई हुई, रॉब ने कहा। मामा एडम्योर ने लॉर्ड वांस और लॉर्ड पाइपर को दर्रा थामने भेजा था, लेकिन किंग्सलेयर उन पर टूट पड़ा और उन्हें भगा दिया। लॉर्ड वांस मारे गए। हमें जो आखिरी खबर मिली वो ये कि लॉर्ड पाइपर पीछे हटते हुए तुम्हारे भाई और उसके बैनरमैन से रिवरन में मिलने जा रहे हैं, और जेमी लैनिस्टर उनके पीछे पीछे है। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं है। जब वे दर्रे में लड़ रहे थे तब लॉर्ड टाइविन दक्षिण से दूसरी लैनिस्टर सेना लेकर आ रहा था। कहते हैं ये सेना जेमी की सेना से भी बड़ी है। पिता को ये पता रहा होगा, क्योंकि उन्होंने राजा के अपने बैनर के नीचे कुछ लोगों को उन्हें रोकने भेजा। उन्होंने कमान किसी दक्षिणी कुलीन, लॉर्ड एरिक या डेरेक या कुछ ऐसा को दी, लेकिन सर रेमन डेरी उनके साथ थे, और खत में लिखा था कि और भी शूरवीर थे और पिता के अपने गार्ड्स भी। लेकिन ये एक जाल था। लॉर्ड डेरेक ने जैसे ही रेड फोर्क पार किया, लैनिस्टरों ने उन पर हमला कर दिया, राजा का बैनर देखते हुए भी,
और ग्रेगर क्लेगाने ने पीछे से उन्हें काट डाला जब वे ममरस फोर्ड से वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। शायद लॉर्ड डेरेक और कुछ लोग बच निकले, कोई पक्का नहीं कह सकता, लेकिन सेर रेमन मारे गए और विंटरफेल से हमारे ज्यादातर लोग भी। कहते हैं लॉर्ड टाइविन ने किंग्स रोड बंद कर दिया है और अब वो हेरनहाल की ओर उत्तर बढ़ रहा है, रास्ते में आग लगाता हुआ। ये तो मेरे सोच से भी बदतर है, कैटलिन ने सोचा। तुम उससे यही मिलने का सोच रहे हो? उसने पूछा। अगर वो इतना ऊपर आया तो, लेकिन कोई नहीं सोचता कि वो आएगा, रॉब ने कहा। मैंने हॉवलैंड रीड को संदेश भेजा है, जो पिता के पुराने दोस्त हैं ग्रेवॉटर वॉच में। अगर लैनिस्टर नेक तक आते हैं तो क्रैनॉगमैन उन्हें हर कदम पर खून बहाकर रोकेंगे, लेकिन गालबार्ट ग्लोवर कहता है कि लॉर्ड टाइविन इतना चालाक है कि ऐसा नहीं करेगा, और रूस बोल्टन भी यही मानता है। उनका मानना है कि वो ट्राइडेंट के पास ही रहेगा, नदी के लॉर्ड्स के किलों को एक एक करके लेगा, जब तक कि रिवररन अकेला न रह जाए। हमें दक्षिण जाकर उससे मिलना होगा। ये सोच ही कैटलिन को हड्डियों तक ठंडी कर गई। 15 साल के एक लड़के का क्या चांस होगा जेमी और टाइविन लैनिस्टर जैसे अनुभवी सेनापतियों के सामने? क्या ये समझदारी है? तुम यहाँ मजबूत स्थिति में हो। कहा जाता है कि उत्तर के पुराने राजा मोएट कैलिन पर खड़े होकर अपने से 10 गुना बड़ी सेनाओं को भी लौटा देते थे। हाँ, लेकिन हमारा खाना और सामान कम हो रहा है, और ये ऐसी जमीन नहीं है जिस पर हम आसानी से जी सके। हम लॉर्ड मंडली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जब उनके बेटे हमारे साथ हैं, हमें कूच करना होगा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने बेटे की आवाज में लॉर्ड्स बैनरमैन को बोलते हुए सुन रही है। सालों से उसने उनमें से कई को विंटरफेल में मेजबानी की थी और नेड के साथ उनके घरों में गई थी। वो जानती थी कि वे कैसे लोग हैं। उसे शक था कि रॉब जानता भी है या नहीं। फिर भी उनकी बात में तर्क था। ये सेना जो उसके बेटे ने इकट्ठी की थी, कोई स्थायी सेना नहीं थी जैसी कि फ्री सिटीज में होती है, न ही सिक्कों में भुगतान पाने वाले गार्ड्स। उनमें से ज्यादातर छोटे लोग थे, खेतिहर, मजदूर, मछुआरे, चरवाहे, सराय वालों, व्यापारी और चमड़ा बनाने वालों के बेटे, जिनमें कुछ भाड़े के सिपाही और लूट के भूखे सवार मिले हुए थे। जब उनके लाड बुलाते थे, वो आ जाते थे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कूच करना तो ठीक है, उसने अपने बेटे से कहा, लेकिन कहा और किस मकसद से? तुम क्या करना चाहते हो? रॉब झिझका। ग्रेट जॉन सोचता है कि हमें लॉर्ड टाइविन पर हमला करना चाहिए और उसे चौंका देना चाहिए, उसने कहा, लेकिन ग्लोवर और कारस्टार्क मानते हैं कि बेहतर होगा हम उसकी सेना को चकमा देकर मामा सेर एडम्योर के साथ मिलें और किंग्सलेयर का सामना करें। उसने अपने उलझे भूरे लाल बालों में हाथ फेरा, परेशान दिख रहा था। हालांकि जब तक हम रिवररन पहुंचेंगे, मुझे यकीन नहीं। यकीन करो, कैटलिन ने अपने बेटे से कहा, वरना घर लौट जाओ और फिर से लकड़ी की तलवार उठा लो। तुम रूस बोल्टन और रिकर्ड कारस्टार्क जैसे लोगों के सामने हिचकिचाते नहीं दिख सकते। याद रखो, रॉब, ये तुम्हारे बैनरमैन हैं, दोस्त नहीं। तुमने खुद को सेनापति नामित किया है। कमांड करो। उसका बेटा उसे देखता रह गया, जैसे यकीन न कर पा रहा हो कि वो क्या सुन रहा है। जैसा आप कहती हैं, माँ। मैं फिर पूछूंगी, तुम क्या करना चाहते हो? रॉब ने मेज पर एक नक्शा फैलाया, पुरानी चमड़े की एक फटी हुई पट्टी, जिस पर फीकी रेखाएं बनी थी। एक किनारा लपेटे रहने से ऊपर उठा हुआ था। उसने उसे अपने खंजर से दबाया। दोनों योजनाओं में फायदे हैं, लेकिन देखो, अगर हम लॉर्ड टाइविन की सेना के चारों ओर घूमने की कोशिश करते हैं, तो खतरा है कि हम उसके और किंग्सलेयर के बीच फंस सकते हैं, और अगर हम उस पर हमला करते हैं, सारी रिपोर्ट कहती है कि उसके पास मुझसे ज्यादा लोग हैं और कहीं ज्यादा कवचधारी घुड़सवार। ग्रेट जॉन कहता है कि ये मायने नहीं रखेगा अगर हम उसे निहत्था पकड़ लें,
लेकिन मुझे लगता है कि जिसने टाइविन लैनिस्टर जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उसे इतनी आसानी से नहीं चौंकाया जा सकता। अच्छा, उसने कहा। उसे उसकी आवाज में नेड की झलक सुनाई दी, जैसे वह नक्शे पर सोच समझ रहा हो। और बताओ, मैं यहां मोएट कैलिन पर एक छोटी टुकड़ी छोड़ दूंगा, ज्यादातर तीरंदाज, और बाकी को काजवे से नीचे ले जाऊंगा, उसने कहा। लेकिन नेक के नीचे पहुंचते ही मैं सेना को 2 हिस्सों में बांट दूंगा। पैदल सेना किंग्स रोड से आगे बढ़ेगी, जबकि घुड़सवार ट्विंस पर ग्रीन फोर्क पार करेंगे, उसने इशारा किया। जब लॉर्ड टाइविन को खबर मिलेगी कि हम दक्षिण आ गए हैं, वो हमारी मुख्य सेना से लड़ने उत्तर आएगा और हमारे सवार पश्चिमी किनारे से तेजी से रिवर रन पहुंचेंगे। रॉब पीछे झुक गया, पूरी तरह मुस्कुराने की हिम्मत न करते हुए, लेकिन अपने आप से खुश और उसकी तारीफ का भूखा। कैटलिन ने नक्शे की ओर भौहें सिकोड़कर देखा। तुम अपनी सेना के 2 हिस्सों के बीच एक नदी डाल दोगे, और जेमी और लॉर्ड टाइविन के बीच भी, उसने उत्साह से कहा। मुस्कान आखिर आ ही गई। ग्रीन फोर्क में ऊपर की तरफ कोई पार नहीं है, सिवाय रूबी फोर्ड के, जहां रॉबर्ट ने अपना ताज जीता था। और ट्विंस तक, यहां ऊपर तक, लॉर्ड फ्रे उस पुल पर काबू रखता है। वो तुम्हारे पिता का बैनरमैन है ना? लेट लॉर्ड फ्रे, कैटलिन ने सोचा। है, उसने स्वीकार किया, लेकिन मेरे पिता ने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। नहीं करूंगा, रॉब ने वादा किया। आप क्या सोचती हैं? वो चाहकर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। ये टली जैसा दिखता है, लेकिन अब भी अपने पिता का बेटा है, और नेड ने इसे अच्छे से सिखाया है, उसने सोचा। तुम किस हिस्से की कमान लोगे? घुड़सवारों की, उसने तुरंत कहा। फिर अपने पिता जैसा, नेड हमेशा सबसे खतरनाक काम खुद लेता था। और दूसरा? ग्रेट जॉन हमेशा कहता है कि हमें लॉर्ड टाइविन को कुचल देना चाहिए। मैंने सोचा उसे ये सम्मान दे दूं। ये उसका पहला गलत कदम था, लेकिन उसे ये कैसे समझाएं कि उसका आत्मविश्वास टूटे नहीं। तुम्हारे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि ग्रेट जॉन जितना निडर कोई आदमी उसने कभी नहीं देखा। रॉब मुस्कुराया। ग्रे विंड ने उसकी 2 उंगलियां खा ली थी और उसने हंसकर टाल दिया। तो आप सहमत हैं? तुम्हारे पिता निडर नहीं हैं, कैटलिन ने कहा। वो बहादुर हैं, और ये बहुत अलग बात है। उसका बेटा एक पल को सोच में पड़ गया। पूर्वी सेना ही होगी जो लॉर्ड टाइविन और विंटरफेल के बीच खड़ी होगी, उसने सोचा समझा। खैर, उनके साथ और जितने तीरंदाज मैं यहां मोएट पर छोड़ूंगा। तो मुझे कोई निडर आदमी नहीं चाहिए, है ना? नहीं, तुम्हें ठंडी चालाकी चाहिए, मेरा मानना है, बहादुरी नहीं। रूस बोल्टन, रॉब ने तुरंत कहा। वो आदमी मुझे डराता है। तो प्रार्थना करें कि वो टाइविन लैनिस्टर को भी डरा दे। रॉब ने सिर हिलाया और नक्शा लपेट दिया। मैं आदेश दूंगा और तुम्हें विंटरफेल ले जाने के लिए एक सुरक्षा दस्ते को तैयार करूंगा। नेड की खातिर और इस जिद्दी बहादुर बेटे की खातिर कैटलिन ने खुद को मजबूत बनाए रखा था। उसने निराशा और डर को ऐसे परे रखा था जैसे वे कपड़े हों जिन्हें पहनने का उसने चुनाव न किया हो। लेकिन अब उसने देखा कि उसने वो पहन ही लिए हैं। मैं विंटरफेल नहीं जा रही, उसने खुद को कहते सुना, अपनी आंखों में अचानक भर आए आंसुओं से हैरान। मेरे पिता शायद रिवर रन की दीवारों के पीछे मर रहे हैं। मेरा भाई दुश्मनों से घिरा है। मुझे उनके पास जाना होगा। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ कैटलिन का रास्ता बदल गया। वो अब उत्तर की ओर नहीं, बल्कि अपने मायके रिवर रन की ओर बढ़ने वाली थी, जहां परिवार, युद्ध और किस्मत उसका इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या कैटलिन का ये फैसला आने वाले युद्ध में स्टार्क और टली परिवार को बचाने में मदद करेगा, या फिर ये कदम उसे और उसके अपनों को और गहरे खतरे में धकेल देगा?
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिक्शनवर्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वेस्टरोस की इस खतरनाक बिसात पर अगली चाल पहले से भी ज्यादा जानलेवा होने वाली है।